गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अंतराल का पाठ नंबर 3 बिस्कोहर की माटी के प्रमुख प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कोइयाँ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो कोइयाँ जो है वो जल पुष्प को कहा जाता है। ये अधिकतर वर्षा की ऋतु में पाया जाता है। जब वर्षा के जल से पोखर, तालाब और गड्ढे भर जाते हैं तो उसमें कुमुद अपने आप ही उगाते हैं और कोइयाँ को कोका बेली भी कहा जाता है। शरद ऋतु में वर्षा के जल से कोइयाँ फूल उठती हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। तो माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बचपन में वही उसके लिए पौष्टिक भोजन होता है। बच्चा चाहे कुछ भी खा ले, परंतु माँ का दूध उसकी सेहत और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। माँ आंचल में छिपाकर बच्चे को बहुत ही आत्मीयता के साथ दूध पिलाती है। बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिलता तो वह रोता है। माँ भी कई बार बच्चे को मारती है, फिर भी बच्चा जो है वह अपनी माँ के साथ ही चिपटा रहता है। तो इस प्रकार से माँ के दूध का प्रत्येक बच्चे के जीवन निर्माण पर उसका बहुत असर पड़ता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बिस्नाथ पर क्या अत्याचार हो गया था। तो बिस्नाथ जो था वो अपनी माँ का बड़ा बेटा था, ठीक है। और जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया तो वह माँ से दूर हो गया। तो इस प्रकार से माँ का दूध पीने को उसको नहीं मिलता था। तो इसी प्रकार से उसे लगता था कि उस पर अत्याचार हो रहा है। चौथा प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने के लिए उपायों का वर्णन दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं। उत्तर मध्य भारत में गर्मी की ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। लगातार गर्मी पड़ने के कारण हवा गर्म हो जाती है और जिसे हम लू कहते हैं। तो ये गर्म हवाएं और लू व्यक्ति खास तौर से बच्चों पर बहुत बुरा असर डालती है। गर्मी के दिनों में लू लगने से घटनाएं अधिक सुनी जाती हैं। बिस्नाथ कहता है कि माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में प्याज बांध देती थी और कच्चे आम का पन्ना भी लू लगने का एक उपाय है। तो लू लगे व्यक्ति का सिर कच्चे आम को भूनकर या उबालकर पानी में मिलाकर सिर धोने से भी लू से बचा जा सकता था। तो हाँ, आप लिखेंगे कि हम इन उपायों से परिचित हैं, परंतु आज के युग में ये सब उपाय बहुत ही कम प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन बिस्नाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि अपने बचपन के दिनों में लेखक ने वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को लगभग सभी ऋतुओं में देखा है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि बिस्कोहर में वर्षा ऐसे ही सीधे अचानक नहीं आती। पहले बादल घिरते हैं, फिर गड़गड़ाहट शुरू होती है। पूरा आकाश बादलों से इस प्रकार घिर जाता जैसे दिन में ही रात हो गई हो। वर्षा ऋतु में बादलों की गड़गड़ाहट और वर्षा की रिमझिम स्वर ध्वनियाँ संपूर्ण वातावरण को संगीत में बना देती हैं। छत पर चढ़कर जब लेखक आती वर्षा को देखते हैं, उन्हें लगता है कि घोड़ों की कतारें दौड़ी चली आ रही हैं। दूर से पास आती वर्षा की बौछारें अपनी ओर आती प्रतीत होती हैं। आंधी चलने से घरों से छप्पर उड़ जाते हैं। कई दिन लगातार वर्षा होने के कारण घरों की दीवारें गिर जाती हैं। भीषण गर्मी से परेशान जानवर और पक्षी पुलकित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहली बरसात में नहाने से दाद, खाज, खुजली और सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार उबस के मौजा यानी फेन लग जाने से भर जाती हैं। इस मौसम में जोंक, केंचुआ, करकच्ची, गोचर, मच्छर, डांसा और वोका आदि कीड़े मकोड़े बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं, जो मनुष्य जाति के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो वर्षा होने के कारण अनेक वनस्पतियों का पुनः जन्म हो जाता है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो अगला प्रश्न है, प्रमुख प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे। तो जो फूल हैं ये प्रकृति के उपहार हैं। फूलों से वातावरण सुगंधित हो जाता है। फूलों की गंध व्यक्ति को आनंद प्रदान करती है। इसलिए व्यक्ति किसी बाग बगीचे में अपना समय व्यतीत करना
अच्छा मानता है। वस्तुतः सुगंध व्यक्ति को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु फूल केवल सुगंध ही प्रदान नहीं करते बल्कि ये दवा भी प्रदान करते हैं। फूलों की गंध का संबंध सांप, महामारी, दैव, चुड़ाल आदि से भी जोड़ा जाता है। गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी को ठीक कर देते हैं। बेर के फूल में एक अजीब तरह का नशा होता है। बेर का फूल सूंघकर बर्रे, ततैया के डंक के जहर से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से फूल जो हैं वो केवल गंध ही प्रदान नहीं करते बल्कि दवा भी प्रदान करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी 10 वर्ष की आयु में ही एक सुंदर औरत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वे उसके प्रति पूरी तरह से आसक्त हैं। बिस्नाथ और उस सुंदरी में 10 वर्ष का अंतराल है, इसलिए बिस्नाथ उसके सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। वह औरत उनकी स्मृतियों में सदैव बसी रहती है। वे उसे प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात प्राप्त नहीं कर पाए। उनके पास उसकी यादें हैं। इस प्रकार अजीब सी व्याकुलता अर्थात बेचैनी लेखक में उस औरत के संबंध में बनी रहती है। लेखक प्राकृतिक सौंदर्य में भी उस सुंदर औरत को देखते हैं। उन्हें लगता है कि सफ़ेद फूलों की भांति उस औरत ने भी सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी है। उसके काले घने केश संवरे हुए हैं। पता नहीं उसकी आंखों में कैसी आर्द्र पीड़ा है। वह भी लगातार इंतज़ार करती है। उस औरत का यही आकर्षक रूप और उसकी समृद्धि लेखक के लिए अजीब मृत्यु बोध करवाती है। तो इस प्रकार से बच्चों बिस्कोहर की माटी के प्रमुख प्रश्न उत्तर पर हमने चर्चा की है। मैंने आपको इसकी PDF भेजी हुई है, आपने अच्छे से इसकी PDF ही पढ़नी है और जो क्वेश्चन मैंने आपको अब हमने चर्चा की है इसको अच्छे से आपने सुनना है। और इसके बाद अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है इसको समझने में तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।